सो हेलो गाइस, इस सेक्शन में हम बात करेंगे डिफॉर्मिटीज की। डिफॉर्मिटीज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। व्हाई? बिकॉज जो भी सेक्शन आप पढ़ोगे लाइक ट्रॉमा, ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस, नर्व्स, हर जगह डिफॉर्मिटी के बारे में बात होगी। ओके, अब हमें पता होना चाहिए कि डिफॉर्मिटीज को हम डिफाइन करेंगे कैसे, कैसे किस डिफॉर्मिटी को आप आइडेंटिफाई करोगे, क्यों वो डिफॉर्मिटी किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही होती है, राइट? सो डिफॉर्मिटीज के क्वेश्चन हमसे कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक इमेज दे दी जाए और आपसे सिंपल पूछा जाए कि व्हाट इज अ डिफॉर्मिटी, राइट? दूसरा क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू अबाउट अ टॉपिक, कि कोई एक टॉपिक आपसे पूछा गया, लेट्स से सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस, एंड दे आस्क यू फ्रॉम द सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस दैट द डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस इज डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस इज, राइट? सो डिफॉर्मिटीज एक ऐसा सेक्शन है जो आपके हर टॉपिक में बार बार आएगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हम बात करेंगे, रिकेट्स में डिफॉर्मिटी, मलेशिया में डिफॉर्मिटी, ऑस्टियोपोरोसिस में डिफॉर्मिटी। सो डिफॉर्मिटीज विल कम अगेन एंड अगेन। ओके, सो दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटीज। जब हम डिफॉर्मिटी की बात करते हैं, सो ऑलवेज देयर आर टू वर्ड्स बाय व्हिच वी कैन डिफाइन एनी डिफॉर्मिटी. What are those two words? Let's talk about them. So the two terminologies which is used for defining a deformity. So deformities, the section is of deformities. So दो words जिनसे आप किसी भी deformity को define करते हो, what are those two words? The first, the different terminologies. Let me first write down terminologies. को क्या क्या terms होती हैं? For example, एक term हो सकती है हमारी cubitus. Cubitus हम यूज करते हैं एल्बो के लिए। सेकेंड इज मैनस। मैनस का बेसिक मतलब तो हैंड है, बट इट पर्टेन्स टू द रिस्ट जॉइंट। 3 कॉक्सा। कॉक्सा इज फॉर हिप, फॉर जीनो। जीनो इज फॉर नी। नंबर 5 द हैलेक्स। हैलेक्स इज फॉर the metatarsophalangeal joint, the first MTP often जहां आप डिफॉर्मिटीज देखते हो, लाइक पेक्टस। पेक्टस किसके लिए यूज करते हैं हम? चेस्ट के लिए। तो हर जगह के कहने का सिंपल मतलब ये है कि डिफॉर्मिटी कभी भी हम डिफाइन करेंगे तो दे विल बी डिफाइंड बाय टू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड हमें ये बताता है कि डिफॉर्मिटी किस जॉइंट के अराउंड हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो एल्बो, रिस्ट, हिप, नी, एमटीपी, ये सब क्या है? सब जॉइंट ही तो हैं। सो फर्स्ट वर्ड ऑफ एनी डिफॉर्मिटी टेल्स यू वेयर टू सी, देखना कहाँ है, राइट? दे टेल यू वेयर टू सी। डिफॉर्मिटी लोकेटेड किस जॉइंट के आसपास है? डिफॉर्मिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? डिफॉर्मिटी इज यूजुअली डिफाइंड बाय अ वारस और अ वैल्गस। अब वारस का मतलब क्या है और वैल्गस का मतलब क्या है? व्हाट दे मीन? वारस और वैल्गस मीन्स व्हेन द पार्ट ऑफ द लिम्ब, व्हेन द पार्ट ऑफ द लिम्ब distal to the joint, when the part of the limb distal to the joint deviates, क्या मतलब हुआ ये? what I have written, when the part of the limb distal to the joint, मतलब part of the limb distal to elbow joint कौन सा है? forearm. so part of the limb distal to the joint when it deviates, where? अगर ये deviate होगा medial side में तो क्या बोलेंगे हम इसे? varus. अगर ये deviate होगा laterally तो हम इसे बोलेंगे valgus. क्या मतलब? द फोरआर्म, अगर ये फोरआर्म मीडियली आया तो हम इसे बोलेंगे वैरस डिफॉर्मिटी, और अगर ये फोरआर्म लेटरली गया तो हम इसे बोलेंगे वैल्गस डिफॉर्मिटी। ओके, सो हमें क्या देखना है? हमें जॉइंट को नहीं देखना है कि जॉइंट किधर गया। वी डोंट हैव टू सी दिस जॉइंट कि किधर गया, वी हैव टू सी वेयर द फोरआर्म इज गोइंग। सो अगर फोरआर्म मीडियली आया तो वैरस, फोरआर्म लेटरली गया तो वैल्गस। एल्बो को नहीं देखना है। सो फर्स्ट वर्ड द क्यूबिटस, मैनस, कॉक्सा, जीनो, व्हाट दे टेल यू, ये आपको क्या बताते हैं? जॉइंट इन्वॉल्वमेंट कौन सा है। ओके, एंड द सेकेंड टर्मिनोलॉजी इट टेल्स यू कि डिफॉर्मिटी कौन सी है, राइट? व्हाट इज द डिफॉर्मिटी? सो वेयर टू सी एंड व्हाट टू सी। व्हाट टू सी इज पार्ट ऑफ द लिम्ब डिस्टल टू द जॉइंट, जो इस जॉइंट के बाद में जितना एरिया है वो किधर गया है, दैट डिफाइंस योर वायरस और वैल्गस। ओके, आप किसी भी चीज को नॉर्मल तभी बोल सकते हो व्हेन यू नो व्हाट इज एबनॉर्मल। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि नॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। नॉर्मल जॉइंट पैरामीटर्स। सो नॉर्मल पैरामीटर्स, हमें नॉर्मल पैरामीटर्स की बात करनी चाहिए। नॉर्मल पता होगा तभी हम किसी बात को एबनॉर्मल, किसी लिम्ब की डिफॉर्मिटी को एबनॉर्मल बोल सकते हैं। सो व्हाट आर द नॉर्मल पैरामीटर्स? लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट अबाउट द एल्बो। आप अपने एल्बो एक्सटेंड करके देखो। व्हेन यू ऑल कैन एक्सटेंड योर एल्बो, यू सी, इफ यू सी माय forearm, long axis of humerus and long axis of the forearm, they are slightly deviated outside,
राइट? तो ये क्या है? नॉर्मली वी ऑल हैव अ वैल्गस. हाउ मच? नॉर्मली we all have a valgus, okay, in our upper limb. So normally there is a cubitus valgus that is approximately 5 degrees to 15 degrees. That is approximately 5 degrees to 15 degrees. ये valgus सबके अंदर normally होता है. Okay, cubitus varus हम कब बोलेंगे इसको? When we say it is a varus or valgus. एबनॉर्मेलिटीज भी साथ के साथ हम बात करते हैं. सो वन इज क्यूबिटस. क्या होगा हमारे को डिफॉर्मिटी? क्यूबिटस वैरस. लेस देन 5 डिग्रीज जाएगा तो वैरस हो जाएगा, स्ट्रेट होगा तो वैरस होगा, मिडिली जाएगा तो वैरस होगा. तो इसका मतलब एबनॉर्मेलिटी तो 5 से नीचे ही शुरू हो जाती है, लेकिन 5 से नीचे भी वो कहलाएगा तो वैल्गस ही. सो ग्रेजुअली जैसे जैसे मीडियल जाएगा उसे हम वैरस बोलेंगे. वैरस का पैरामीटर, वैरस हमें कहाँ मिलता है, किस कंडीशन में मिलता है? वैरस विल बी सीन व्हेन देयर इज अ malunion of fracture supracondylar humerus. When there is a malunion of fracture supracondylar humerus. Similarly, अगर हम बात करें cubitus valgus की, हमें cubitus valgus की डिफॉर्मिटी कहाँ मिलेगी? So cubitus valgus डिफॉर्मिटी हमें मिलती है नॉन यूनियन में. कौन सी बोन के नॉन यूनियन में? फ्रैक्चर लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस. फ्रैक्चर लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस. सो अगर लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, जब आप ये ट्रॉमा पढ़ोगे, व्हेन यू विल गो टू द सेक्शन ऑफ दीज इंजरीज सुप्राकॉन्डाइलर, लेटरल एपिकॉन्डाइल, जब आप इस जगह पे जाओगे यू विल रियलाइज कि क्यों सुप्राकॉन्डाइलर में मैल यूनियन है, क्यों लेटरल एपिकॉन्डाइल में नॉन यूनियन है. यू विल गो एंड यू विल सी ओवर देयर कि इसका रीजन क्या है. ओके, इसी वजह से ऐसी डिफॉर्मिटीज बनती हैं. सेकेंड, व्हेन यू टॉक अबाउट द हिप जॉइंट, जब हम हिप जॉइंट के बारे में बात करेंगे तो एंगल कैसे चेंज होगा वहां पे? सो ये हो गया एल्बो पे. सेकेंड इज द हिप जॉइंट. हिप जॉइंट पे एंगल हम कैसे डिफाइन करते हैं? हिप जॉइंट का एंगल हम डिफाइन करते हैं रेडियोग्राफिकली बाय लुकिंग एट, हम फिमोरल हेड देखते हैं और एक शाफ्ट देखते हैं. तो हम क्या करेंगे इसमें? हम दो लाइंस ड्रॉ करेंगे. एक लाइन अलोंग द शाफ्ट ऑफ द बोन, वन लाइन इज अलोंग द शाफ्ट ऑफ द बोन, और सेकेंड लाइन जाती है थ्रू द नेक ऑफ द बोन, ऐसे. सो नेक ऑफ फीमर और शाफ्ट ऑफ फीमर, ये जो एंगल बनाते हैं हम इसे कहते हैं नेक शाफ्ट एंगल. दिस इज नोन एज नेक शाफ्ट एंगल. और नॉर्मल नेक शाफ्ट एंगल कितना होता है? हाउ मच इज द नॉर्मल नेक शाफ्ट एंगल? रेडियोग्राफिकली आप सब पेशेंट्स में देखोगे या हर पर्सन में देखोगे तो नॉर्मल नेक शाफ्ट एंगल की हमेशा एक रेंज होगी, लाइक एल्बो में 5 to 15 है. सो नॉर्मल नेक शाफ्ट एंगल इट इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 120 to 135 degrees. 120 to 135 डिग्रीज. ओके, अब ये एंगल बदलता कैसे है ये हमें पता होना चाहिए. एबनॉर्मल कब बोलेंगे, नॉर्मल कब बोलेंगे? सो ऑन एन एवरेज हम सब के अंदर एंगल कितना है? अप्रोक्सीमेटली 125 डिग्री ऑन एन एवरेज इन ईच वन ऑफ अस. ओके, नाउ व्हेन डू वी कॉल इट अ कॉक्सा वैरस और कॉक्सा वैल्गम? कब बोलते हैं हम इसे? तो एबनॉर्मेलिटी किस कंडीशन में हमें मिलती है? कॉक्सा वैरा. वैरा मतलब क्या हुआ? जब नेक शाफ्ट एंगल कम हो जाए. कम कैसे होगा? आपको पता है कि ये हेड ऑफ फीमर कहाँ आर्टिकुलेट करता है? एसेटाबुलम से, एंड दिस इज द वेट बेयरिंग पोर्शन. ये वेट बेयरिंग पोर्शन है, अगर इस पे वेट आया तो हेड मुड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, एंड नीचे गिरा तो एक हाई पॉसिबिलिटी है कि बोन यहां से टूट जाए. तो कॉक्सा वेरा किस किस कंडीशन में हमें मिल सकता है? कॉक्सा वेरा कैन बी सीन इन फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर. इट कैन बी सीन व्हेन द बोन्स आर सॉफ्ट, फॉर एग्जांपल इन रिकेट्स, फॉर एग्जांपल इन एडल्ट्स व्हेन देयर इज अ ट्यूमर रिलेटेड टू इट, जहां बोन बेंड हो जाती है. सो बच्चों में बोन सॉफ्ट है, रिकेट्स में एक ट्यूमर है जहां बोन सॉफ्ट है तो वहां बेंड हो गई. एक पीडियाट्रिक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं SCFE. ये आप पढ़ोगे पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में, जिसका फुल फॉर्म है स्लिप ऑफ कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस. या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स जब देखोगे उसमें एक सेक्शन डिफाइंड है ये SCFE. ओके, और कॉक्सा वैल्गा किसको बोलोगे? व्हेन द नेक शाफ्ट एंगल इंक्रीजेस. व्हेन द नेक शाफ्ट एंगल इंक्रीजेस. सो कॉक्सा वैरा क्या हुआ? जब नेक शाफ्ट एंगल डिक्रीज हो गया, राइट? जब ये एंगल डिक्रीज हुआ तो आपने बोला कॉक्सा वैरा. जब ये एंगल इंक्रीज हो गया तो आपने बोला कॉक्सा वैल्गा, वैल्गस. दिस इज वैल्गस, कॉक्सा वैल्गस. एंगल इंक्रीज कैसे हो सकता है? एंगल इंक्रीज होने के लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है. जब आप फ्रैक्चर नेक फीमर देखोगे, उसके क्लासिफिकेशंस पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो दैट एक क्लासिफिकेशन, एक फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर ऐसा है जिसके अंदर हेड ऑफ फीमर ऊपर की तरफ चला जाता है, दैट इज इन वैल्गस.
सो गार्डन्स एक क्लासिफिकेशन होती है फ्रैक्चर नेक फीमर की, उसे हम कहते हैं गार्डन्स क्लासिफिकेशन। गार्डन्स क्लासिफिकेशन के 4 टाइप्स होते हैं, उसमें से टाइप 1 एक ऐसा है जिसमें हेड विल गो इनटू अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज वैल्गस, उसी को हम कहते हैं कॉक्सा वैल्गस। सो कॉक्सा वैरा जब बेंड, हेड नीचे बेंड हो जाए, कॉक्सा वैल्गस जब हेड ऊपर की तरफ चला जाए। सो व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द नेक शेफ्ट एंगल, कॉक्सा वैरा, इंक्रीज इन द नेक शेफ्ट एंगल, कॉक्सा वैल्गस, राइट। नॉर्मली कितना एंगल है, 120 से 135, एवरेज 125। जब एक बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी इज हैविंग अ नेक शेफ्ट एंगल ऑफ 150 डिग्रीज। 150 डिग्री से ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारी स्केलेटल मैच्योरिटी होती है, एंगल ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। एज अ पार्ट ऑफ मैच्योर स्केलेटन आपका मेरा इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 125 डिग्रीज, ओके, दैट इज इन द हिप। सो ऐसे हम डिफॉर्मिटीज को याद रखेंगे और ऐसे हम डिफॉर्मिटीज को डिफाइन करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एरिया, दैट इज द नी एरिया। नी के ऊपर कुछ स्पेशल होता है कि नी में विद एज आफ्टर बर्थ एंगल्स चेंज होते रहते हैं, राइट, एंगल्स चेंज होते रहेंगे। कैसे चेंज होंगे, लेट्स सी। तो अगर मैं यहाँ हाईलाइट करूं हमारे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे काम की चीजें हैं, ये कंडीशंस जहां पे ये आपने सिचुएशंस पढ़ी कि वैल्गस कब होगा, वायरस कब होगा, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, या फिर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। थर्ड एरिया जो हमें बात करनी चाहिए शुड बी इन द नी। थर्ड इज इन द नी, राइट, थर्ड इज इन द नी एरिया। सो ओके, या नी के अंदर कैसे कैसे, एज आई सेड, एज के साथ में चीजें चेंज होती जाती है नी में चेंज कैसे होंगी। सो थर्ड इज अबाउट नी, नी में चेंजेस कैसे होते हैं हमारे। जब भी एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, तो उसके पैर कैसे होते हैं, आप सबने देखे हैं न्यूबॉर्न बेबीज, द लेग्स आर लाइक दिस, करेक्ट। क्या बोलते हो आप इसको, बो लेग्स, राइट। सो नी में एट बर्थ देयर इज जीनू वैरम, नी में एट बर्थ देयर इज जीनू वैरम। कितना जीनू वैरम होता है, 10 डिग्री से 15 डिग्रीज, ये नॉर्मल है एट बर्थ। और इस जीनू वैरम को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द अदर नेम फॉर जीनू वैरम, इज व्हाट यू कॉल एज बो लेग्स। इसको बोलते हैं बो लेग्स, क्योंकि लेग ऐसी बो जैसी है ना। ये जो जीनू वैरम है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ऑल्सो अ रेडियोलॉजिकल काइंड ऑफ इवैल्यूएशन। आप रेडियोलॉजिकल भी कर सकते हो और रफ एस्टिमेट आप क्लिनिकली भी लगा सकते हो पेशेंट को देख के, राइट, एक आइडिया हमें उसका भी लगता है। सो रेडियोलॉजिकली द सेंटर ऑफ फिमोरल हेड, सेंटर ऑफ नी, सेंटर ऑफ एंकल, ये हमें देखना है। और ये देखना है कि फिमोरल एक्सिस और टिबियल एक्सिस, फीमर की थाई की एक्सिस और लेग की एक्सिस किधर जा रही है। सो नॉर्मली एट बर्थ एक्सिस ऐसे होगी, टिबिया अंदर की तरफ आ रहा होगा, लेग अंदर की तरफ आ रहा होगा, ओके। इन दोनों का अलाइनमेंट स्ट्रेट न्यूट्रल कब हो जाता है, बाय द एज ऑफ, between एज ऑफ 14 to 22 मंथ्स, मतलब कि 1 से 2 साल के बीच में अलाइनमेंट इज न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, स्ट्रेट, राइट। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर दिस एज, इस उम्र के बाद क्या होगा, 1 से 2 साल में ये स्ट्रेट हो गया, और इस एज के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, ग्रेजुअली जो नी है, जो लेग्स हैं, वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं, जीनू वैल्गम। सो पहले कैसा था, ऐसे, फिर क्या हुआ, सीधा, फिर अब जाने लगा ऐसे, वैल्गस। वैल्गस को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द अदर नेम फॉर वैल्गस, अदर नेम फॉर वैल्गस इज नॉक नी। नॉक नी क्यों बोलते हैं इसको आप, बिकॉज नॉक नी का मतलब दोनों घुटने जुड़ गए, दोनों घुटने पास पास आ जाएंगे और लेग्स बाहर की तरफ जाने लगेंगे। सो आफ्टर दिस स्टेज स्टार्ट्स जीनू वैल्गम। ये जीनू वैल्गम बाय 3.5 to 4 years, बाय 3.5 to 4 years, ये जो वैल्गम है, ये मैक्सिमम वैल्गम होता है। बच्चे के पैर में आपको मैक्सिमम जीनू वैल्गम दिखाई देगा। कितना जीनू वैल्गम दिखाई देगा, दिस जीनू वैल्गम भी अप्रोक्सीमेटली अगेन 10 डिग्रीज टू 15 डिग्रीज। तो जितने वैरम के साथ बच्चे का बर्थ हुआ था, उतना ही वैल्गम उसमें जाने की टेंडेंसी होती है, 10 to 15 मैक्सिमम। एंड देन बाय एज ऑफ almost you can say 7.5 to 8 years, it becomes a normal जीनू वैल्गम। सो नॉर्मल जीनू वैल्गम मतलब क्या, अगर आप मेरा एक्सिस देखोगे या आपका एक्सिस देखोगे, तो नॉर्मली हमारे पैरों में, लोअर लिम्ब में देयर इज अ जीनू वैल्गम। हाउ मच इज दैट, अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्रीज टू 8 डिग्रीज। तो ये हम सबका अलाइनमेंट है, 6 to 8 डिग्रीज इज अ नॉर्मल अलाइनमेंट ऑफ ईच वन ऑफ अस, ओके। सो बो लेग्स भी होता है नॉर्मली, और नॉक नी भी नॉर्मली होता है। ये दोनों हमारी एजिंग प्रोसेस का पार्ट है। जैसे जैसे हम स्केलेटल मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, ये दोनों चीजें हमारे में कॉमन होती हैं, राइट।
अब इनकी एबनॉर्मेलिटीज की हम बात करें, जब एबनॉर्मेलिटीज की बात करोगे तो किस किस कंडीशन में एबनॉर्मेलिटीज हमें मिल सकती हैं, कहाँ हमें मिलेगा जीनू वैरम? बहुत सिंपल है, जीनू वैरम पैर अंदर की तरफ मुड़ गए, दैट इज योर बोलेग्स। सो जीनू वैरम इज सीन इन व्हाट ऑल कंडीशंस, कहाँ कहाँ पे मिलता है? सबसे कॉमन है रिकेट्स, अगर बच्चा पैदा ही हुआ है डेफिशिएंसी के साथ। सेकंड, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन सी ऑस्टियोआर्थराइटिस? मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस। मीडियल कंपार्टमेंट, जब आप जॉइंट डिसऑर्डर पढ़ोगे तो उसमें आप समझ जाओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, और एक कंडीशन होती है बच्चों में जिसे हम कहते हैं ब्लाउंट्स डिजीज, जिसको हम कहते हैं ब्लाउंट्स डिजीज। ओके, इन तीनों में हम कहते हैं कि बच्चे का पैर कैसा हो गया है? जीनू वैरम में। और वैल्गम हम कब बोलते हैं? वैल्गम के भी ऑलमोस्ट सेम रीजन होते हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोआर्थराइटिस, द रिकेट्स और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, सो रिकेट्स के अंदर हमें दोनों तरह की डिफॉर्मिटी मिलती है। रीजन क्या है? आप रिकेट का सेक्शन देखोगे आप समझ जाओगे, रिकेट्स। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन सा? जो लेटरल कंपार्टमेंट में होगा। नी जॉइंट में 3 तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं। नी जॉइंट हैज गॉट 3 टाइप्स ऑफ कंपार्टमेंट। जब आप ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन आइडिया कि लोअर फीमर इज लाइक दिस, अपर टिबिया ऐसा होता है, और उसके बाद लेटरल साइड में यू हैव गॉट फिबुला, करेक्ट? तो ये जो जॉइंट है जो मीडियल साइड का है, इसे हम कहते हैं मीडियल कंपार्टमेंट। जो लेटरल साइड में स्पेस है फीमर और टिबिया के बीच में, इट इज लेटरल कंपार्टमेंट। सो एक कंपार्टमेंट हो गया मीडियल कंपार्टमेंट, एक हो गया लेटरल कंपार्टमेंट। थर्ड कंपार्टमेंट होता है आपका लेटरल व्यू के अंदर। जब आप देखते हो लेटरल व्यू बिटवीन द पटेला एंड द फीमर, ये वाला, दिस इज थर्ड कंपार्टमेंट। तो अगर मीडियल कंपार्टमेंट का ओए होगा तो पैर अंदर की तरफ मुड़ेगा, वैरम डिफॉर्मिटी, जो आप एल्डरली अपने घरों में देखते हो, ग्रैंड मदर या मदर जब आर्थराइटिस होने लगता है उनको, तो पैर धीरे धीरे बच्चों के पैर की तरफ मुड़ने लगते हैं, दैट इज मीडियल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस। अगर लेटरल साइड में हुआ, लेटरल साइड ऑफ फीमर एंड टिबिया ये वाला, तो इसके अंदर पैर बाहर की तरफ जाने लगेगा, सो दैट इज लेटरल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस। सो ये कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है, जहां पे आपको वायरस मिल सकता है, वैल्गस मिल सकता है। ब्लाउंट्स क्या होता है वो आप पीडियाट्रिक डिसऑर्डर वाली वीडियोस में देखोगे आप, व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लाउंट्स डिजीज, वहां आपको समझ में आएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट डिफॉर्मिटी। लेट्स सी द इमेजेस। अब इनकी इमेज देख के हम इसको समझते हैं। अब ये इमेज देख के व्हाट डू यू थिंक, ये क्या है, क्या समझ में आ रहा है, व्हाट डू यू थिंक? सो पेशेंट कैसे खड़ा है? ऐसे करके। सो नेवर एवर गेट कंफ्यूज कि पेशेंट ऐसे खड़ा हो गया। तो मैंने जैसा बताया कि डिफॉर्मिटी कभी भी हम डिफाइन करेंगे तो 2 वर्ड से, एक देखना कहाँ है? एल्बो पे। सो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होना चाहिए? क्यूबिटस। हमारा फर्स्ट वर्ड होना चाहिए क्यूबिटस। सो पहली डिफॉर्मिटी तो हो गई, पहला वर्ड हो गया डिफॉर्मिटी का क्यूबिटस। अब हमेशा कभी भी आप डिफॉर्मिटी को डिफाइन करते हो, इट शुड ऑलवेज बी सीन इन अ एनाटॉमिकल पोजीशन। इसका मतलब द आर्म शुड बी हेल्ड बाय द साइड ऑफ द बॉडी, द पाम फेसिंग इन फ्रंट, एल्बो एक्सटेंडेड लाइक दिस, इसी को तो बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। सो अगर उस पोजीशन की बात करें तो वेयर इज द फोर आर्म गोइंग? फोर आर्म आपकी किस तरफ डिविएट हो रही है? इट इज डिविएटिंग मीडियली। सो डिफॉर्मिटी हमारी क्या बन गई? क्यूबिटस वैरस। दिस डिफॉर्मिटी इज व्हाट यू कॉल क्यूबिटस वैरस। और क्यूबिटस वैरस कहां मिलता है? अभी हमने नोट डाउन किया, इन द सेक्शन ऑफ मैलयूनाइटेड सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स, दैट इज क्यूबिटस वैरस। सिमिलरली इस इमेज को देखोगे तो अगेन डिफॉर्मिटी कहां पे है? क्यूबिटस पे। सो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होना चाहिए? क्यूबिटस, बिकॉज ये उस एल्बो को इन्वॉल्व कर रहा है, और द फोर आर्म इज गोइंग लेटरली। तो फोर आर्म लेटरली गया तो क्या डिफॉर्मिटी बन गई? क्यूबिटस वैल्गस। सो क्यूबिटस वैल्गस डिफॉर्मिटी। सिमिलरली ये, इसमें क्या होना चाहिए? द फर्स्ट वर्ड शुड बी जीनू, एंड द लेग्स किस तरफ जा रही हैं? लेग्स आर गोइंग मीडियली, सो इट इज जीनू वैरम। दिस इज जीनू वैरम, दोनों पैर अंदर की तरफ गए। और यहां क्या होगा? अगेन इट इज अ जीनू, अगेन इट इज अ जीनू, एंड दिस लेग इज गोइंग लेटरली, सो इट इज वैल्गम। सो जीनू वैल्गम। ओके, ये क्या होना चाहिए? यहां पे क्या हो रहा है? द ग्रेट टो। सो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होना चाहिए? हैलेक्स, राइट? हैलेक्स। और किधर जा रहा है हैलेक्स? द टो इज गोइंग लेटरली, सो इट इज हैलेक्स, हैलेक्स वैल्गस। दिस इज हैलेक्स वैल्गस। ओके, इसको बोलेंगे हैलेक्स वैल्गस। ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है आपके एम्स में 2015 और 16 के अंदर। एक क्वेश्चन पूछा गया था डेफिनेशन बेस्ड कि हैलेक्स वैल्गस क्या होता है। सो हैलेक्स वैल्गस इज डिफाइंड एज कि लेटरल डेविएशन ऑफ ग्रेट टो। और सिमिलरली इसको आप क्या बोलोगे? हैलेक्स अगेन, यहाँ पे भी इट इज हैलेक्स, और here the great toe is going medially, so hallux varus, it is hallux varus. Okay, so hallux varus और hallux valgus। I hope कि सबको क्लियर हो गया डिफॉर्मिटीज।
सो डिफॉर्मिटी कभी भी होती है, एक चीज हमेशा याद रखिए, द डिफॉर्मिटी जो होती है वो कई वजह से हो सकती है। लाइक इट कैन बी आफ्टर सम ट्रॉमा, चोट लगी थी डिफॉर्मिटी हो गई, कोई इन्फेक्शन हुआ था डिफॉर्मिटी हो गई, कंजेनाइटली कोई डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है। सो डिफॉर्मिटी मल्टीपल वजह से हो सकती है। किसी भी एस्टैब्लिश डिफॉर्मिटी का ट्रीटमेंट क्या होता है? एस्टैब्लिश डिफॉर्मिटी का मतलब कि जो एकदम स्टेबल हो गई है, अब आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सो ट्रीटमेंट ऑफ एनी एस्टैब्लिश डिफॉर्मिटी इज ऑस्टियोटमी, ये याद रखना है हमेशा आपको, राइट? तरह तरह की ऑस्टियोटमी की हम बात करेंगे जब हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं फ्रेंच ऑस्टियोटमी। तो ये लोगों के नाम हैं जिन्होंने ऑस्टियोटमी हमें सिखाई किस तरह से करनी है। तो जहां भी एस्टैब्लिश डिफॉर्मिटी होगी, चाहे वो सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस में हो, हैलेक्स वायरस में हो, वाल्गस में हो, जहां भी डिफॉर्मिटी स्टेबल हो गई है जिसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उस केस के अंदर हमारा ट्रीटमेंट प्लान एक ही होता है, एंड दैट इज ऑस्टियोटमी। ऑस्टियोटमी के नाम अलग अलग होंगे। जहां पे आप डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर सकते हो, थोड़ा पुल करके, पुश करके, सपोर्ट देके, ऐसी डिफॉर्मिटीज हमेशा स्केलेटली इमेच्योर पेशेंट्स में, बच्चों में मिलती हैं। इसीलिए बच्चों के अंदर जब भी डिफॉर्मिटीज होती हैं तो आप ब्रेस देते हो, स्प्लिंट देते हो, तरह तरह के ब्रेसेस और स्प्लिंट, जो हमने एक सेक्शन आपका वीडियोस में है स्प्लिंट और ट्रैक्शन में भी, सो आप वो भी चेक कीजिए, उसको देखिए। सो बच्चों में डिफॉर्मिटी जब भी होगी आप हमेशा ब्रेस और स्प्लिंट सपोर्ट देते हो प्राइमरीली। अगर एडल्ट के अंदर है, स्केलेटल ग्रोथ पूरी हो गई है एंड दिस फर्दर नो ग्रोथ इज पोटेंशियल इज लेफ्ट, तो उस केस में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी कौन सी होगी? किसी भी एस्टेब्लिश डिफॉर्मिटी की एक ही सर्जरी है, दैट इज ऑस्टियोटमी, और उसके साथ जो उसका स्पेशल नाम जुड़ा होगा वो हम जोड़ देंगे, दैट इज दैट काइंड ऑफ ऑस्टियोटमी। ओके, सो ये हमारा सेक्शन है डिफॉर्मिटीज का। आई होप आपको समझ में आया है। ये डिफॉर्मिटीज आपके हर सेक्शन में बार बार आएंगी, इमेज बेस आएंगी, ट्रॉमा में आएगा, आपके इन्फेक्शंस में आएगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डिफॉर्मिटीज को हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है, राइट? सो दैट इज अबाउट डिफॉर्मिटीज।